सभ्यता के विषय में A.L. वासम ने कहा है, यह महान सभ्यता मध्य पूर्व की श्रेणी नहीं है और ना यह विश्वास करने का ही कोई कारण है कि इस सभ्यता के निर्माता कोई देशांतरवासी थे। इन नगरों का निर्माण उन लोगों ने किया जो संभवतः सिंधु घाटी में शताब्दियों से रहते थे। हड़प्पा निवासी जब उन्होंने अपनी नगर योजना बनाई भारत के निवासी थे तथा 1000 वर्ष तक उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। सभ्यता की खोज और नाम। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु नदी की घाटी में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। प्रारंभ में उत्खनन कार्य सिंधु नदी की घाटी में ही किया गया था तथा वहीं पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। अतः सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा, ये बात याद रखना है। सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनके विषय में जानेंगे हम। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थल माना जाता है। यह नगर पश्चिमी पंजाब के मांटगुमरी जिले में लाहौर से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई करवाई थी। यह नगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इसमें समानांतर चतुर्भुज के आकार का एक दुर्ग था जिसमें 6 कोठार मिले और यहाँ के निवासी पक्के मकानों में रहते थे। मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इस स्थान की खोज की और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतक को कटीला। इस नगर का यह नाम इस कारण पड़ा क्योंकि इस नगर की खुदाई में 7 तहें मिली हैं, अतः यह नगर 7 बार बना और 7 बार नष्ट हुआ। इस नगर का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। यह सड़कों और नालियों का समुचित प्रबंध था। यहाँ के प्रत्येक मकान में स्नानागार भी होते थे। चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सिंधु नदी यहाँ से वर्तमान में लगभग 21 किलोमीटर की दूर से बहती है, किंतु सिंधु सभ्यता के काल में वह इसके बिल्कुल समीप बहती थी। चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तुलना में बहुत छोटा नगर था। डॉक्टर अर्नेस्ट मेके को इस स्थल की खुदाई में 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए और सबसे नीचे के स्तर में सिंधु संस्कृति के चिन्ह पाए गए हैं। डॉक्टर मेके का मत है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता चन्हुदड़ो में 300 वर्ष तक आबाद रहे। यहाँ के लोग पक्की ईंटों की इमारतें बनाते थे। चौथा लोथल जो है, पुरातत्वविदों के अनुसार यह नगर एक बंदरगाह था और यह गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर स्थित था। वर्ष 1954-55 में भारत के पुरातत्व विभाग ने इस स्थल की खुदाई करवाई थी। यहाँ की खुदाई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है वह एक विशाल गोदी जहाजों के ठहरने का स्थान है। इसमें जहाजों को समुद्र की ओर ले जाने का समुचित प्रबंध था। यह गोदी 215 मीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी है। विश्व में अन्यत्र कहीं इतने प्राचीन युग की कृत्रिम गोदियों का उदाहरण नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त यहाँ से अनेक प्रकार के आभूषण, मुद्राएं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। 5वां कालीबंगा राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में प्राचीन संस्कृत सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इन टीलों की खुदाई से ज्ञात होता है कि दोनों टीले के चारों ओर रक्षा दीवारों का निर्माण किया गया था। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर पता चलता है कि एक टीले का प्रयोग निवास के लिए किया जाता था और दूसरे टीले का प्रयोग किले के रूप में होता था। वहाँ पूजा पाठ आदि के स्थान भी बने हुए थे। यहाँ से अनेक प्रकार के बर्तन, तांबे के औजार, चूड़ियाँ, मिट्टी के मूर्तियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। बड़ावली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में वर्तमान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष बहुत कुछ कालीबंगा से मिलते जुलते हैं। सुतकांगेडोर, यह स्थान कराची के पश्चिम में लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने यहाँ सिंधु सभ्यता के नगर, दुर्ग और बंदरगाह का पता लगाया था। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन है। तो सामाजिक जीवन था, सिंधु सभ्यता का समाज जातियों में विभाजित नहीं था, उनका समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था।
मुख्यतः इसमें 4 श्रेणियाँ थीं। प्रथम जो थे बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिषी आदि सम्मिलित थे। द्वितीय वर्ग में योद्धा वर्ग, जो सैनिक वर्ग था। तृतीय वर्ग में व्यापारियों, शिल्पियों, कलाकारों आदि का वर्ग था। और चतुर्थ में श्रमिक वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर, मछली पकड़ने वाले और गृह सेवक आदि सम्मिलित थे। इसके बाद भोजन में क्या करते थे ये लोग? गेहूं, जौ, दूध, फल और मछली का मांस था। और जो गेहूं पीसने के लिए चक्कियां नहीं होती थी, बल्कि उन्हें ओखलियों में कूटकर उनका आटा बनाया जाता था। यहाँ के लोग मुर्गों, गाय, भैंस, सुअर, घड़ियाल और कछुओं आदि के मांस का भी प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे सब्जियों का भी प्रयोग करते थे। देश में उनकी वेशभूषा कैसी थी? सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों से तत्कालीन लोगों की वेशभूषा के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता की स्त्री पुरुषों में की जो वेशभूषा थी प्रायः समान ही थी। कमर से नीचे धोती और कमर के ऊपर बाएं कंधे से दाएं कंधे के नीचे दबने वाला शाल उनके मुख्य वस्त्र थे। अब वो वस्त्र सिले हुए होते थे या नहीं, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन पहले की उसमें हमें सुइयाँ प्राप्त हुई थी, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो सिलाई करना जानते थे। ठीक है। इसके बाद प्रसाधन सामग्री और आभूषण। सिंधु सभ्यता के निवासी आभूषण प्रिय थे। वो बहुत प्रकार की साज सज्जा किया करते थे, अपने केस विविध प्रकार से सजाते थे और स्त्रियां और पुरुष दोनों ही लंबे केस रखने का शौक था उन्हें, और वो अपने केसों में सोने, चांदी और तांबे के हेयरपिन लगाते थे। जो संभवतः स्त्रियां चोटी बनाया करती थी, पुरुष दाढ़ी रखते थे। पुरुष मूँछों को साफ करने का प्रचलन था। पुरुष उस तरह का प्रयोग जानते थे। उस ज़माने में भी स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधनों से पूर्णतः अवगत थी और चेहरों को सुंदर बनाने के लिए उन्हें काजल, लिपस्टिक और विभिन्न रंगों के पाउडर आदि का प्रयोग किया करती थी। और पहले हमें ये इस बात का प्रमाण हमें मिला है कि वहाँ पर एक बॉक्स हमें मिला था जिसमें ये सारे श्रृंगार के सामान हमें मिले थे। आभूषणों का प्रयोग जो स्त्री और पुरुष समान रूप से करते थे और आभूषण सोना, चांदी, तांबा और हाथी दांत के बनाए जाते थे। ये कीमती पत्थरों और जवाहरातों का प्रयोग भी करते थे। पुरुष कंठहार, भुजबंद, अंगूठी का प्रयोग करते थे, जबकि स्त्रियां चूड़ियां, कड़े, बुंदे, कंठहार, कमरबंद, टीका और पायदेवादी आभूषणों का प्रयोग करती थी। जो आमोद प्रमोद के साधन थे, उनके मनोरंजन के जो साधन थे, उसमें हमें बहुत क्रीड़ा और मनोविवाद की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसमें मनोरंजन के विभिन्न साधन थे। इनमें खेल, गेंद और चौपड़ थे प्रमुख खेल, और इसके अतिरिक्त नाचना, गाना बजाना, शिकार करना, साड़ों के युद्ध और मुर्गों की लड़ाई देखना भी मनोरंजन के साधन थे। जो साड़ों का युद्ध और जो मुर्गों की लड़ाई, ये हमें ऐसे पता चला है, चित्र हमें मिले हुए हैं, तो चित्र से हमें ये प्रमाण मिलता है कि ये खेल होते थे। इसके बाद गृहस्थी के उपकरण। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, घरों में आने वाली विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करते थे, जो मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, तांबे और कांसे से बनाई जाती थी। तस्तरियाँ, कटोरे, घड़े, सुराही, फूलदान, अन्य विभिन्न बर्तन, लकड़ी और कुर्सियाँ, मेज, चारपाई, हाथी दांत की सुइयाँ और कंगे और कुल्हाड़ी, चाकू, मछली का कांटा, आरी, तांबे और मिट्टी के दीपक आदि। और ये मिट्टी की वस्तुओं को पकाया जाता था और उन पर पॉलिश भी किया जाता था। औषधियाँ भी हमें उत्खनन में अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। वे शिलाजीत का प्रयोग जानते थे। कुछ पशुओं की हड्डियों तथा वृक्षों के पत्तों और छालों को औषधि रूप में प्रयोग करते थे। और इस तथ्य से ज्ञात होता है कि भारतीयों का आयुर्वेद का चिकित्सा ज्ञान सिंधु सभ्यता के काल से ही प्रारंभ हुआ। और सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण हमें कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा